नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम जो होने वाला है बहुत ही जल्द है। कब है वो अभी मैं बताने वाला हूं। और जो यूपी जीके जो है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो यूपी जीके की आज जो स्लॉट नंबर सेकंड है या क्लास नंबर सेकंड कह लीजिए, और ये एग्ज़ाम तक अब चलेगी। इसमें होगा क्या कि टॉप क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, और आराम से अगर आप इसको कवर कर रहे हो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे की क्लास होती है। इसमें आपको डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आपने पहला वीडियो ना देखा हो ज़रूर देख लेना यूपी जीके का। और अब शुरू करते हैं। तो पहले मैं बताऊंगा आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में। देखिए, एग्ज़ाम डेट लगभग लगभग फिक्स है। लगभग लगभग क्या, मैं पूरा ही बताऊंगा फिक्स है। ठीक है ना, 100%। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं, अभी बता रहा हूं। जितने भी नोटिस आई हैं, अभी जो हाल ही में एक नोटिस आई है उसमें आपने देखा होगा कोषागार के लिए आया था। मतलब जहाँ पे आपका एग्ज़ाम पेपर रखा जाता है, वहाँ की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा बंदोबस्त हो चुके हैं। ठीक है, अब जो एग्ज़ाम है वो आपका जुलाई लास्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा। अब जुलाई लास्ट वीक का मतलब है कि वो हो सकता है 25 जुलाई या 26 जुलाई या 27 जुलाई, ये कभी भी जा सकता है। लेकिन लास्ट में आपका बिल्कुल स्टार्ट हो जाना है, ये पक्का है। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखते हुए तैयारी कीजिए। हाँ, अभी कई लोग कहेंगे भाई साहब ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, आप कैसे बता सकते हो। तो भाई साहब आप नोटिस का वेट कर लो, नोटिस में भी यही लिखा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ये वीडियो भी सेव कर लो। ठीक, तो लगातार अगर अभी से पढ़ोगे तभी हो पाएगा, क्योंकि मुश्किल से सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा है। अब 1 महीने में आप हिस्ट्री भी, जियोग्राफी भी, मतलब पूरा जीके का स्लॉट, फिर उसके बाद करंट अफेयर उसी में, फिर उसके बाद आपको मैथ भी करना है, रीजनिंग करना है, फिर उसके बाद आपको हिंदी भी बहुत ही अच्छे तरीके से पूछी जाती है। और इस बार का पेपर एक चीज़ बता दूँ, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जैसे पेपर लीक हुआ, और अक्सर ये भी देखा जाता है कि जब भी कोई री एग्ज़ाम होता है, जब भी कोई एग्ज़ाम रद्द होता है उसके बाद उसका री एग्ज़ाम होता है, तो वो पहले वाले एग्ज़ाम से थोड़ा सा कठिन बनाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बार टफ देखने को मिलेगा। तो उसी हिसाब से आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा एग्ज़ाम डेट के बारे में, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। और अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों के ऊपर। तो पहला प्रश्न ये रहा, क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है। एक चीज़ बता दूं, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रश्न हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर होंगे। ठीक, तो ये मत समझना किसी भी किताब से बिल्कुल उठा लाए, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे है, छठे छठाए क्वेश्चन। तो बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है। तो अब बताइए बुंदेलखंड कहाँ है। बुंदेलखंड जब भी नाम आता है तो आपको उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी सिरा दिखता होगा। भैया बुंदेलखंड ही है, मतलब बहुत ही दक्षिण वाला भाग है ये। तो उत्तर प्रदेश तो सब में कॉमन है। उत्तर प्रदेश का नेपाल बॉर्डर तो ये तो ऊपर हो गया, हटा दो। उत्तराखंड भी ऊपर है, बिहार दाहिने साइड है, हटा दो। बचा क्या, मध्य प्रदेश। यूपी और एमपी का जो बॉर्डर है, इसी का बीच में पूरा का पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र है। ठीक, तो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए आगे देखें। निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। कुल मिलाकर कौन सी मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखो, बुंदेलखंड क्षेत्र में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक पाई जाती है काली मिट्टी, और एक पाई जाती है लाल मिट्टी। ये दोनों प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब चूंकि लाल मिट्टी कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो काली मिट्टी ऑप्शन टिक करेंगे। और काली मिट्टी को ध्यान रखना है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कपासी मिट्टी क्यों? क्योंकि इस मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में कपास की खेती की जाती है। कपास एक वाणिज्यिक फसल है। कैसी फसल है? वाणिज्यिक फसल है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे देखें। निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। अब कई लोगों को पता होगा, तो पूरे भारत में अगर वर्षा की बात की जाए तो ग्रीष्म ऋतुओं में जो वर्षा होती है, तो वो वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो कि अभी कुछ दिन बाद शुरू होने वाला है। और जो लौटता हुआ मानसून है या शीतकालीन मानसून है, जो वर्षा होती है, वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। ठीक, ध्यान रखना है। तो जो वर्षा हो रही है, तो वो यूपी में इस दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, पहली चीज। दूसरी चीज पूछा है सर्वाधिक कहाँ वर्षा होती है, तो भैया ये होती है गोरखपुर में।
लगभग लगभग 185 सेंटीमीटर वर्षा होती है इसमें औसतन। ठीक, एक चीज़ और समझो, आज से पूछा जाएगा कि वर्षा की मात्रा घटती है, वर्षा की मात्रा बढ़ती है। तो जब हम उत्तर प्रदेश में आपसे पूछा जाए ऐसे कि पूर्व से पश्चिम जाने पर, ऐसे पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा घटेगी, और अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएं तो वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। तभी आप देखो इधर साइड आपका है गोरखपुर, गोरखपुर सबसे पूर्व में, और सबसे पश्चिम में आप ले लो मथुरा, तो मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। क्या होती है भैया? सबसे कम वर्षा। सबसे कम वर्षा कितनी औसतन पूछा जाए तो 55 सेंटीमीटर तक, और गोरखपुर में 185 सेंटीमीटर सबसे अधिक वर्षा। क्लियर? चलो नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर है उसको आप मैपिंग के थ्रू ही कवर कर पाओगे। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर किसको टच नहीं करता है ये पूछा गया है। देखो उत्तराखंड को टच कर रहा है, झारखंड को भी टच कर रहा है, मध्य प्रदेश को भी टच कर रहा है, लेकिन उड़ीसा यूपी से नहीं लगता है। ठीक, ये याद करना आपको। हालांकि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर लाइन याद कर लो, काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे उसी से। चलिए आगे देखें। आगे है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है चंदौली में है, ध्यान रखना, चंद्रप्रभा चंदौली में है। ठीक है, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? देखिए क्या है, तो ध्यान देना है, जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये भैया जिम कार्बेट जो नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है, इसी का हिस्सा है, मतलब इसी में बॉर्डर लाइन में लगा हुआ है। आप समझो, अगर मैं बात करूं कि यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं तो आप बताओगे 4। कौन कौन से? देखिए, तो इसको मैं अलग पेज बता देता हूं तब समझ में आएगा। देखिए 4 टाइगर रिजर्व कहाँ पे? यूपी में। कौन कौन से हैं? पहला लेते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दूसरा लेते हैं अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, एक आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, तीसरा दुधवा टाइगर रिजर्व, और एक आपका है रानीपुर टाइगर रिजर्व। अभी तक आपने 3 पढ़े होंगे, लेकिन अब 3 मत पढ़ना, आप पढ़ना 4। पीलीभीत तो पीलीभीत में ही होगा, अमनगढ़ आपका बिजनौर में है। कहाँ है? बिजनौर में, ध्यान रखना है। और दुधवा आपका लखीमपुर खीरी साइड है, और रानीपुर आपका चित्रकूट में है। तो भैया ये आपके टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, और ये रानीपुर वाला है, ये पूरे भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, 53वें नंबर का। ठीक, चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थानीय जनपद में स्थित है? मयूर, मयूर मतलब मोर, इसको ऐसे याद कर लो मोर पंख होता है, मोर पंख कौन लेता है? कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान का संबंध किससे है भैया? मथुरा से, मथुरा नगरी कृष्ण भगवान की है बस। ठीक है, तो मयूर संरक्षण केंद्र भैया कहाँ पे है? मथुरा में। चलिए नेक्स्ट। हाँ, मिलान करना है इसमें, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसमें एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन आप कवर हो जाते हैं। जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य है और अवस्थिति है, पूछा गया है कौन युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए महावीर स्वामी अभ्यारण्य आपका ललितपुर में है, बिल्कुल सही है, और सबसे छोटा अभ्यारण्य है ये। लाख बहोसी अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, यूपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? लाख बहोसी, जो कि कन्नौज में है, बिल्कुल सही है। कैमूर वाला क्षेत्र आपका मिर्जापुर सोनभद्र पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन किशनपुर अभ्यारण्य आपका बलरामपुर में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये आपका है लखीमपुर खीरी में, ध्यान रखना है, लखीमपुर खीरी बहराइच वाले क्षेत्र में ये पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्या पूछा है? सिंपल क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? अब दुधवा मैं आपको बता चुका हूं कि दुधवा आपका लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी। कालेसर आपका हरियाणा में है,
कतरनिया घाट आपका बहराइच में है और सीतापुर आपका सीतापुर में है, ठीक है। ये कालेसर याद रखना, ये हरियाणा का है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? अब बताइए, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं? रिपीटेड क्वेश्चन, और इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो भी पहले पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं इनको पहले अच्छे से घोल के पी जाओ, इनको पढ़ो मत, इनको ही घोल के पी जाओ कायदे से, क्योंकि क्वेश्चन आपके वहीं से बनने हैं। क्वेश्चन आपके अलग से विदेश से कहीं से नहीं आते, वहीं से बनते हैं। तो क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो अभी हम लोगों ने देखा था पीछे वाले क्वेश्चन में कि कालेसर भैया कहाँ का था? हरियाणा का था। तो बस ये हरियाणा का है, यूपी का नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट, ठीक है। किशनपुर लखीमपुर खीरी में है, कतरनिया आपका बहराइच में है, और सुरहाताल आपका बलिया में है। सुरहाताल बलिया में, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? नहीं है बोला गया है, ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। जैसे बोला गया नहीं है, उधवा पक्षी अभयारण्य, उधवा, ये आपका अगर दुधवा होता तब तो होता, लेकिन उधवा है, ये यूपी का नहीं है। चित्रागुंडी, ये नाम से ही पता चल रहा है चित्रागुंडी, ये कहीं दक्षिण भारत का होगा, यूपी का तो नहीं हो सकता, हटा दो इसको। 3-4 हट गए, बस ऑप्शन डी इज द राइट। लेकिन पटना पक्षी बिहार से आप बिहार मत चले जाना कि आप सोचो भैया ये पटना मतलब बिहार का है, गलत। ये पटना पक्षी विहार यूपी में है, यूपी में भी एटा कासगंज वाले क्षेत्र में है, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है, इसको अभी हम लोगों ने देखा है, इसका दूसरा नाम है सुरहाताल, और सुरहाताल भैया कहाँ है? बलिया में है, ठीक है। तो ये सुरहाताल का ही दूसरा नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। तो दूसरे दूसरे नाम भी आपको देखने को मिलेंगे, तो 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र मात्र है। तो देखो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो वन क्षेत्र है वो कितना है, इसको मैंने पूरा ही ले लिया है। तो जो वन क्षेत्र है ये आपका डेटा बहुत पूछा जाता है, इस टाइप के डेटा आपसे काफ़ी अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो वर्तमान का है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वो 9.23% है, ध्यान रखना है, 9.23% वन क्षेत्र है अभी यूपी में, लेटेस्ट डेटा है, ठीक है। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, कहीं पर लिख लेना है इसको। आगे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। वन महोत्सव वीक कब मनाया जाता है? पूरा सप्ताह है तो पूरे सप्ताह में मनाया जाएगा, और ये मनाया जाता है जुलाई फर्स्ट वीक में, मतलब 1 से 7 जुलाई। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है, मिलान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देखिए, जो नवाबगंज पश्चिम बिहार है यूपी में आपका उन्नाव में है, ठीक। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है। जितने भी पक्षी विहार हैं, जितने भी वन अभ्यारण्य हैं, जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, ये बिल्कुल अच्छे से मुँह जबानी पता होने चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आपका ए का हो गया 2, और जैसे ही 1 का 2 हुआ तुरंत आप एलिमिनेट करो। 1 का 2 इसमें है, 1 का 2 इसमें है, मतलब आपका ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी किसी कीमत पर नहीं हो सकता। आगे देखो, आगे है समसपुर। समसपुर आपका पड़ता है रायबरेली में। सी का मिल गया 4, और सी का 4 मिल गया तो भैया एक ही में है सी का 4, ऑप्शन बी टिक मारो, आगे बढ़ो। पार्वती अर्गा आपका गोंडा में पड़ता है, और ओखला आपका गाजियाबाद में है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए आगे देखें। हाँ, अगला है राज्य है और राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, कर्नाटक। तो देखिए, राजा जी आपने पढ़ा होगा भैया उत्तराखंड में है, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। थोड़ा सा भी अगर चीज़ें पढ़ी हैं इसके बारे में, ये आपको पता होगा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की ऑप्शन में नहीं है, उत्तराखंड भैया यूपी से अलग हुआ है, तो मतलब वो यूपी कर सकते हैं हम 1 का 2, और 1 का 2 भैया इसमें है, 1 का 2 इसमें, ये देखो यहाँ पे है, ठीक है। ये मत समझना कि अलग अलग दिया हुआ है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो ए और सी तो कहीं से नहीं हो सकता, ठीक। उसके बाद आपका मानस, मानस है असम में, बहुत ही फेमस है, कई बार आ चुके हैं वर्ल्ड में।
बी का हो गया 4 और बी का 4 जैसे हुआ, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उड़ीसा, उड़ीसा में आपका सिमलीपाल है और कर्नाटक में आपका बांदीपुर है। बन्नेर घट्टा, बांदीपुर, ये सब कर्नाटक में, ठीक है। चलिए, ये सब वो वाले हैं जो अक्सर रिपीटेड होते हैं। चलिए आगे देखें। आगे है कि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है। लायन सफारी या टाइगर, सॉरी लायन सफारी, हाँ लायन सफारी कहाँ बन रहा है, तो देखो ये बन रहा है आपका इटावा में। एक आपका है काऊ सफारी, काऊ सफारी, ये जब भी आ जाए तो आप करोगे जालौन, ठीक है। काऊ सफारी आपका जालौन और लायन सफारी आपका इटावा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश में स्थित है। बताइए भैया, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है। घट प्रभा, अभी हम लोगों मैंने बताया था घट प्रभा पर कर्नाटक क्षेत्र में है। समस्तपुर पश्चिम बिहार आपका यूपी में है और ये कहाँ पे है भैया, रायबरेली में है, रायबरेली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कई सारे निगम हैं या वन अभ्यारण्य या वन निगम, वनों को दर्जा कब दिया गया, वन डिपार्टमेंट कब बना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जिसमें अक्सर डेट पूछी जाती है आपसे, डायरेक्टली डेट पूछी जाती है। ध्यान रखना है, वन निगम तो आपका 1974 है और 1974 आपका एक ही में मिल रहा है, मतलब 25 नवंबर 1974। 25 नवंबर ना भी याद हो, आखिरी वाला सन जो है इंपॉर्टेंट, याद कर लेना ज़्यादातर चीज़ों के, ठीक है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाघों के संरक्षण मतलब हम ये कह सकते हैं टाइगर रिजर्व, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व केवल 4 हैं, जिसमें से एक आपका दुधवा है, एक आपका पीलीभीत है, एक आपका रानीपुर है, एक आपका अमनगढ़ है। तो बस अमनगढ़ मिल गया, ऑप्शन बी इज द राइट। अमनगढ़ कहाँ पे है भैया, ये तो ये बिजनौर में है, ठीक है। नेक्स्ट। गीडा है, तो देखिए कई सारे औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं। क्या है, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसमें आपसे पूछा गया है गीडा का, और बहुत सारे हैं अभी मैं बताने वाला हूं। तो गीडा जब भी आ जाएगा करोगे, गा से गीडा होता है। अब देखो गा से कई सारे हैं, गाजियाबाद भी, गोरखपुर, गोमती गंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, ठीक। और आपको एक टेबल याद करनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है भैया, ये इसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करिए। जैसे आपका नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा, कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर, डेट भी लिखी हुई है 1974, सॉरी 1976। उसके बाद आपका भदोही है जिसका नाम है बीडा। आज से पूछा जाएगा बीडा का फुल फॉर्म क्या है, तो भदोही करना है। और गोरखपुर का जो अभी हम लोगों ने देखा गीडा, सीडा का सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा का बृहद नवीन ओखला, उसके बाद यीडा या तो यमुना एक्सप्रेसवे, उसके बाद लीडा लखनऊ, उसके बाद यूपीडा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे, उसके बाद जेबीडा झांसी बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण, ठीक है। ये प्रक्रियाधीन है, मतलब ये बन चुका है, थोड़ा सा पुराना डेटा है, तो ध्यान रखना है इनको, ये वाले डेटा आपको याद करने हैं, गीडा, बीडा, सीडा, लीडा, ये सब क्या क्या है, ठीक है। फुल फॉर्म तो एग्जैक्टली याद कर ही लेनी है। चलिए आगे देखें। हाँ आगे क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है आपसे या तो ऐसे पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ पे या स्थापना कहाँ हुई है, ठीक है। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म करके भी कई बार क्वेश्चन बने हैं, तो ध्यान रखना, ये कहाँ पे है भैया, कानपुर में है, ठीक है। अपना कानपुर, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पे, कानपुर में। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में राज्य पर्यटन विकास निगम, वन निगम की स्थापना 1974 है, बस यही है। विकास निगम भी 1974 है। तो वन निगम, विकास निगम, तो निगम वाले थोड़े से सिमिलर जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है।
देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसको कई टाइप से पूछा गया है। जैसे एक दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ पे है, ये वाराणसी में है, पहली चीज। इसको दूसरे टाइप से पूछा गया है कि व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है। क्वेश्चन वही है, यहाँ पे व्यापार सुविधा केंद्र बाद में है, इसका पूरा नाम दिया गया है दीनदयाल हस्तकला, लेकिन इसमें क्या है कि केवल बोला गया है व्यापार सुविधा केंद्र, और बाकी दीनदयाल हस्तकला इसमें भी है, दीनदयाल वाला ही है ये, ठीक है, अलग नहीं है। ये भी कहाँ पे, वाराणसी में, ठीक है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी ऐसे उल्टे पुल्टे आ जाते हैं। अगला देखेंगे कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, तो कृषि की श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पे है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, मध्य उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड क्षेत्र। तो देखिए अगर थोड़ा सा हम जाएं 1966 और 67 के करीब, तो हमें पता चलता है कि हरित क्रांति भारत में काफ़ी प्रबल रूप लिया, और हरित क्रांति जो सफल हुई वो हुई आपकी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो भैया ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है कृषि के मामले में हमेशा आगे रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। आलू निर्यात जोन, देखिए अगर मैं आलू हटाकर केवल निर्यात जोन की बात करूं तो यूपी में आपके 3 निर्यात जोन है। एक आपका सहारनपुर, एक आपका लखनऊ और एक आपका आगरा। सहारनपुर से आपका जो निर्यात होता है वो होता है आम, लखनऊ से भी जो निर्यात होता है आम, और आगरा से जो निर्यात होता है आलू। आम जो निर्यात होता है नवाब नाम से, और आलू जो निर्यात होता है ताज नाम से। ये पॉइंट हमेशा याद रखो। अब पूछा क्या गया है, आलू निर्यात जोन, तो आलू निर्यात जोन कहाँ है भैया, आगरा, तो आगरा क्लिक करेंगे, ऑप्शन इज द राइट, ठीक है। और निर्यात जोन यूपी में 3 ही है, ठीक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का अगर हम लोग चारों दिशाएं देख लें तो सबसे उत्तरी शहर आपको मिलेगा सहारनपुर, सबसे दक्षिणी शहर मिलेगा सोनभद्र, सबसे पूर्वी शहर मिलेगा बलिया, और सबसे पश्चिमी शहर मिलेगा शामली। तो ये बिल्कुल कोने वाले शहर हैं, ध्यान रखना है। तो पूर्वी बोला गया है, बलिया कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैपिंग आपको आनी चाहिए। बोला गया है उत्तर प्रदेश की जो सीमा है किससे टच नहीं हो रही है। तो देखिए अगर मैं उत्तर प्रदेश बनाऊं, मान सॉरी ये अगर मैं लखनऊ बनाऊं, तो मान लो ये है लखनऊ, ये लखनऊ। लखनऊ के अगर पश्चिम में जाएंगे तो पड़ेगा उन्नाव, और उन्नाव के और पश्चिम में आ जाएंगे तो पड़ेगा कानपुर। ये ध्यान रखो। अगर दक्षिण में चले जाएंगे तो पड़ेगा रायबरेली। उत्तर में अगर चले जाएंगे तो फिर सीतापुर वाला क्षेत्र आ जाएगा, और इधर साइड सीतापुर और इधर साइड थोड़ा सा हरदोई, ये उत्तर वाले क्षेत्र हैं, है ना। ये पूर्वी में इधर आ जाएंगे तो बाराबंकी, बाराबंकी एक बचा था, हो गया। ये तो ये टच हो रहे हैं, तो क्या टच नहीं हुआ, बलिया टच नहीं हुआ, ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो 9 है, बिल्कुल एग्जैक्टली याद रखना है, 9 है। अब इसी टाइप को दूसरे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे उत्तर प्रदेश में विभाजित किया गया है 11 शस्य जलवायु क्षेत्रों में, 9 में, 7 में। तो देखो अभी मैंने बताया 9, अब शस्य को बोला जाता है कृषि, कृषि का पर्यायवाची क्या, एक शस्य भी है। तो कृषि जलवायु क्षेत्र आ जाए या शस्य जलवायु क्षेत्र आ जाए, यूपी में 9 ही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो क्षेत्रफल में यूपी का स्थान जो है वो है 4th। तो पहले नंबर पे कौन है? राजस्थान। दूसरे नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र।
और चौथे नंबर पे कौन है? यूपी। तो भैया यूपी का स्थान क्या है? चौथा है, ऑप्शन डी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आंकड़े पूछे जाते हैं। अब आपसे पूछ लेगा दूसरे नंबर पे कौन है? यूपी का स्थान चौथा है लेकिन दूसरे नंबर पे कौन है? तो मध्य प्रदेश है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। ठीक, तो आज की जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो समाप्त हो गए। हाँ, क्वेश्चन सारे समाप्त हो गए हैं और आपको ज़रूर आज के क्वेश्चन में मज़ा आया होगा क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चन थे। तो यूपी जीके का आपको इसी तरीके से रेगुलर स्लॉट मिलेगा, बहुत ही थोड़े थोड़े क्वेश्चन में, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। मुश्किल से आधे घंटे की क्लास, और लगेगा कि आज इंपॉर्टेंट है तो बस 1 घंटे हो जाएगी, इससे ऊपर थोड़ी ना होगी बस। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और मैंने आपको बता दिया है एग्ज़ाम डेट के बारे में कि भैया लास्ट जुलाई में एग्ज़ाम फिक्स है, डेट आपको कुछ दिन में मिल जाएगी, तो उसी हिसाब से तैयारी करना। तो समझ में आ गई चीज़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।